क्लास। मैंने आपको कहा था कि मैं तलाश का भी थोड़ा भाग पढ़ा दूंगी ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएगा। बच्चों, तलाश में हम लोग पढ़ेंगे कि नेहरू जी किस तरह से भारत की विरासत के बारे में, उसकी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में लिखना आरंभ कर रहे हैं। तो बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है, मतलब मैंने हमेशा अपने देश के बारे में सोचा है, उसे याद किया है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। जब वो बड़े हो गए, उन्हें नए नए अनुभव होने लगे जीवन के, तो वो अपने बचपन से उनका कंपैरिजन करने लगे कि वो बचपन में क्या सोचा करते थे, क्योंकि बच्चों बचपन में किसी चीज़ को सोचने का नज़रिया बिल्कुल फ़र्क होता है और बड़े होकर वो चीज़ हमें अलग ही रूप में दिखाई देती है। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था, मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। तो जो बचपन की अवधारणाएं थी वो धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, कम हो रही थी मेरी यादें, लेकिन मेरे ताज़े अनुभवों ने बचपन की यादों को भी फिर से क्या कर दिया था, संवार दिया था, मतलब नए रूप में मेरे सामने ला दिया था। आखिर यह भारत क्या अतीत में किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? मतलब अपने देश के बारे में तरह तरह के क्वेश्चन आते थे उनके मन में कि उनका भारत कैसा रहा है, उसकी प्राचीन में वो शक्तिशाली था, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब उनके मन में विचार आते थे। भारत मेरे खून में रचा बसा है, मतलब वो अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया, लेकिन इस रूप में नहीं देखा कि वो मेरा देश है। ऐसे देखने लगा कि जैसे मैं कोई बाहरी व्यक्ति हूँ और उसकी मैं क्या कर सकता हूँ, आलोचना भी कर सकता हूँ, मतलब मैं उसकी कमियों को भी देख सकता हूँ। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो देश से प्यार तो करता था, लेकिन मैं एक आलोचक भी था कि जो उसकी बुराइयां थीं उनको मैं नापसंद भी करता था और उनकी आलोचना भी कर सकता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था, मतलब पश्चिमी लोग भारत के बारे में जो सोचते थे उनके नज़रिए से मैंने भारत को देखना आरंभ किया। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थीं। क्या मैंने भारत को जान लिया था? क्या मैंने अपने देश को ठीक से पहचान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, मतलब मैं उसके अतीत में जो उसकी विरासत थी, उसकी कमियों को मैं देखने का साहस कर रहा था, उनके बारे में लिखने का भी साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी पता था कि भारत के पास वो विशेषताएं हैं जिससे हजारों वर्ष तक उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति बनी रही। ठीक है, क्योंकि बच्चों विश्व में जितने भी देश गुलाम हुए, उनकी संस्कृति जो थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई थी, लेकिन भारत की संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुई। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। ये आपका क्वेश्चन भी है कि नेहरू जी ने मोहनजोदड़ो के बारे में क्या कहा है। वहाँ एक प्राचीन, ये पूरा बच्चों ये पैराग्राफ ही है उस क्वेश्चन का आंसर। वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हज़ार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ की संस्कृति, लोग आए यहाँ गुलामी देकर चले गए, गुलाम करके देश को चले गए,
उन्होंने अपनी संस्कृति को थोपने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ की संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुई। वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर, और हमेशा यहाँ की संस्कृति परिवर्तित होती रही और विकास की तरफ बढ़ती रही। भारत, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। भारत के लोग इतने देशों में आते जाते रहे, उन लोगों के संपर्क में रहे, लेकिन भारत ने उन्हें प्रभावित भी किया, उनसे प्रभावित भी हुआ। मतलब कुछ चीज़ें उन्हें सिखाई, कुछ चीज़ें वहाँ से सीखी, लेकिन हमारा जो कल्चरल स्ट्रक्चर था वो कभी समाप्त नहीं हुआ। मैंने भारत का इतिहास, उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मतलब भारत में जो भी लिटरेचर था उसे पढ़ा। भारत के जो विचार थे, उनकी जो विद्वता थी, उनकी भाषा की स्पष्टता थी, उससे मैं प्रभावित हुआ। और मैंने जो दूर देशों से आए हुए यात्री थे उनके साथ भी भारत की यात्रा की और अनेक जगहों पर घूमे, हिमालय के कई स्थानों पर घूमे। हिमालय से लेखक का जो था एक विशेष प्रेम था, क्योंकि वो कश्मीर के रहने वाले थे। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने, कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। तो पहाड़ों के प्रति इनका विशेष प्रेम था। अब अगले क्वेश्चन का आंसर अब आ रहा है कि जो नदियों के विभिन्न नाम हैं। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। अब ये नदियाँ कौन कौन सी हैं बच्चों? सबसे पहली नदी है सिंधु नदी, जिसके आधार पर पुरानी सिविलाइजेशन या सभ्यता की बात की जाती है। ठीक है। इसके पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी भारत में कम बात होती है। ठीक है, लेकिन मुख्य धारा से कटी हुई। इसको प्राचीन संस्कृति के साथ इसको कम जोड़ा गया है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है, लेकिन मुख्य धारा से कटी हुई है। मुख्य रूप से इसकी बात नहीं होती। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे गंगा नदी को भारत की मुख्य धारा माना जाता है, उस तरह से ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं लिया जाता। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। मतलब पहले तेजी से बहते हुए आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर क्या हो जाती है, उसका फ्लो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। अगली नदी है यमुना नदी, जिसको नृत्य उत्सव यानी कि कृष्ण का जो निवास है, ब्रजभूमि, उससे जोड़ा जाता है। ठीक है। उसके बारे में अनेक पौराणिक कथाएं हैं। इन सब से बढ़कर है भारत की गंगा नदी, और सबसे श्रेष्ठ है गंगा नदी, जो भारत के एक बड़े भूभाग से बहते हुए जाती है और इतिहास में इसका अनेकों बार जिक्र हुआ है। तो इसके तटों के किनारे सभ्यता ने जन्म लिया है, लोगों को इसने भोजन दिया है, पानी दिया है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। गंगा की कहानियाँ, गंगा के किस्से, गंगा की जो महत्वपूर्णता है वो भारत की सभ्यता और संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को, एक पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। मतलब भारत में घूमते हुए उन्होंने टूटे फूटे पुरानी इमारतों को, विभिन्न मूर्तियों को और दीवार पर बने हुए चित्रों को, जो गुफाओं में पत्थरों को काट कर बनाए गए हैं, उन चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था, और वहाँ का एक एक पत्थर भारत के अतीत की कहानी को जैसे दोहरा रहा था, वहाँ के इतिहास के बारे में बता रहा था। तो बच्चों, ये रीडिंग हुई है। इस पोर्शन में 2 क्वेश्चन आपके कवर हुए हैं, इनको देख लीजिएगा, ये मैंने बता दिए हैं। तो इसी पॉइंट पर हम अपनी इस बात को समाप्त करते हैं, कक्षा को समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।